निफ्टी नियर ऑल टाइम हाई। क्या आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पर है? आजकल सारे मीडिया चैनल सिर्फ निफ्टी और इंडेक्स सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी और इंडेक्स का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाई द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इज ब्लीडिंग। और यस, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जो आपके रिटर्न को इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट सम डेटा, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। पिछले एक साल में डिफरेंट इंडेक्सेस ने कितना रिटर्न दिया है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन इस डेटा को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इंडेक्स होते क्या है। अगर हम सारी कंपनीज को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो सबसे ऊपर बिगेस्ट कंपनीज या लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनीज, सबसे नीचे स्मॉलेस्ट कंपनीज या सबसे स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज। तो फिर कंपनीज का कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह होता है। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज 51st से 100 रैंक्ड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, दोनों को मिलाकर 100 लार्ज कैप कंपनीज हो जाती हैं। इसलिए इन दोनों इंडेक्सेस को लार्ज कैप इंडेक्सेस भी कहते हैं। तो उसके बाद की 150 कंपनीज मिड कैप इंडेक्स के अंदर आती हैं, और उसके बाद की 250 कंपनीज स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा होती हैं। और फिर अगर हम देखें 500 फर्स्ट टू 750th रैंक वाली कंपनी, ये सारी कंपनी माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर काउंट होती हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि मार्केट कैप होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मार्केट कैप का मतलब होता है अगर मुझे किसी कंपनी को पूरी की पूरी खरीदना हो तो मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को खरीदना है और मुकेश अंबानी जी बेचना चाहते हैं, तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि 21 लाख करोड़ के आसपास है आज की डेट में, वो मुझे उन्हें देना होगा। तो अब पिछले एक साल के रिटर्न्स देखते हैं अलग अलग इंडेक्सेस के। निफ्टी 50 एक साल पहले एग्जैक्टली 24,700 के पास था, जो बढ़कर 26,000 के आसपास हो गया है, जो कि 5% का इंक्रीज है। निफ्टी नेक्स्ट 50 73,000 के आसपास था और अब 67,000 के आसपास है, मतलब 8% का फॉल है। निफ्टी मिड कैप 150 ने भी सिर्फ 1% का ग्रोथ दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही समझ लो। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 12% का डी ग्रोथ दिया है, इट हैज डी ग्रोन बाय 12%। माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने लगभग 16% का डी ग्रोथ रजिस्टर किया है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखा गया है कि मेजरली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर्स होते हैं, इसीलिए निफ्टी ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी रिटेल पोर्टफोलियो अभी भी ब्लीडिंग कर रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एनएसई के शेयर्स की फुल इंडेक्स वाइज लिस्ट शेयर अटैच कर दूंगा। आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी स्टॉक्स कौन से इंडेक्स से आते हैं। कमेंट्स में लिखकर बताना कि पोर्टफोलियो का ज्यादा एक्सपोजर आपका किस इंडेक्स में। तो निफ्टी 50 तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, पर क्या निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर है? लेट्स डीप डाइव। आपको सुनकर शॉक होगा कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 22 स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10% से ज्यादा डाउन है। मिसाल के तौर पे टीसीएस, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी, ट्रेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंशियल्स अपने 52 वीक हाई से बहुत डाउन है। क्या आपको मालूम है कि इंडेक्स में सभी कंपनीज की इक्वल वेटेज नहीं होती? बड़ी कंपनीज की वेटेज भी ज्यादा होती है। जैसे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, एयरटेल, एलएनटी, एसबीआई और आईटीसी को मिला दिया जाए तो निफ्टी 50 की 50% वेटेज होती है। अगर यही कंपनीज 52 वीक के आसपास आ जाती हैं तो चांसेस है कि निफ्टी 50 अपने आप ऑल टाइम हाई लगा देता है। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स निफ्टी 50 इज ऑल्सो टॉप हैवी, और 10 कंपनीज के अच्छे करने से, उनके प्राइसेस ऑल टाइम होने से परसेप्शन हो जाता है कि इंडियन मार्केट गुले गुलजार हो गई है। बट क्या एक्चुअली ऐसा है? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कौन से शेयर ज्यादा होते हैं, मतलब रिटेल इन शॉर्ट किसमें फंसा हुआ है। डेटा क्लियरली शोज रिटेल इज स्टक इन रिलायंस पावर जो कि 50% डाउन है फ्रॉम ऑल टाइम हाई, आईआरएफसी जो कि 31% डाउन है, सुजलोन 30% डाउन, टाटा मोटर्स 29% डाउन, अदानी पावर 21% डाउन, और पावर सेक्टर के स्टॉक्स जैसे एनएचपीसी, टाटा पावर, एनटीपीसी, ये सारे लगभग 15 से 20% डाउन है फ्रॉम 52 वीक हाई। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मोस्टली सेम कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी डीप करेक्शन में होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये शेयर्स डाउन होंगे पोर्टफोलियो भी ब्लीडिंग दिखाएगा। मैं आपको एक और एक्साइटिंग और शॉकिंग डेटा बताता हूं। क्या आपको पता है एनएसई में लगभग 2700 लिस्टेड शेयर्स हैं और उनमें से 500 से ज्यादा शेयर्स अपने 52 वीक हाई से 50% से ज्यादा डाउन है। 1400 प्लस शेयर्स अपने 52 वीक से 30% से ज्यादा डाउन है। 1900 प्लस शेयर्स अपने 52 वीक हाई से 20% से ज्यादा डाउन है। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा चंक मार्केट का डीप करेक्शन में है। इसलिए अगर कुछ लोग बोल रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई है,
रिटेल रियलिटी कुछ और ही बताती है। आप कमेंट करके बताना आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट डाउन है, -10%, -20%, -30%, फ्लैट, ग्रोइंग या उससे भी ज्यादा। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर आप एक ट्रेंड ऑब्जर्व करें तो लार्ज कैप इंडेक्स ने सितंबर 2024 से गिरना शुरू किया था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की डाउनवर्ड जर्नी एक्चुअली दिसंबर 2024 से शुरू हुई। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल कैप्स यूजुअली लेट मूव करते हैं, चाहे गिरना हो या रिकवरी हो। सो अगर हिस्ट्री को रेफरेंस लें, स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा लैग के साथ रिकवरी दिखाता है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म पेन है, बट रिकवरी का स्कोप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में रिलेटिवली ज्यादा होता है, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट क्वालिटी शेयर्स इन योर पोर्टफोलियो। तो ये तो हो गई डेटा की बात। अब आगे करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है। मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। Q2 अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। आरबीआई ने रेपो रेट फिर से कट किया है, इंटरेस्ट रेट्स डाउनवर्ड ट्रेंड में है, जीएसटी स्लैब्स लोअर हुए हैं, इनकम टैक्स स्लैब्स इंक्रीज हुए हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होगी, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। सो इसका इंडिकेशन अगर आप देखो, रियल जीडीपी ग्रोथ भी 8% रजिस्टर हुई है लास्ट क्वार्टर, बहुत क्वार्टर्स के बाद, जो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कंटिन्यूस चल रहे हैं, जैसे लेबर पॉलिसी रैशनलाइजेशन हुई है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है, पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं। मतलब इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है, इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। यूएस इंडिया ट्रेड डील भी फाइनलाइजेशन के बहुत क्लोज लग रही है, एंड जियोपॉलिटिकली सब कुछ इंडिया के फेवर में दिख रहा है। मतलब इंडियन मार्केट्स के लिए एनवायरमेंट काफी सपोर्टिव बन रहा है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हिस्टोरिक फेज दिखा सकता है। तो इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पकड़ ली है, बट क्या हम इस तेजी को अपने पोर्टफोलियो में देख पाएंगे? हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन दिस ग्रोथ? अब मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है। सबसे पहले पैनिक मत करें अपने पोर्टफोलियो का लॉस देखकर, ये फेज टेम्परेरी होता है, पेशेंस रखें। पोर्टफोलियो रिव्यू करना जरूरी है। आप ये चेक करें कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी तो नहीं जिनकी अर्निंग्स कुछ क्वार्टर से वीक रही है, जिनका मैनेजमेंट कमेंट्री नेगेटिव आ रहा है, या जिनकी फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी वीक लग रही है। ऐसे स्टॉक्स को रोटेट करना कभी कभी जरूरी होता है। नेक्स्ट 1-2 साल के लिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश करें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, और सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करें। बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो एक सेक्टर में ओवरवेट होता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले साल पीएसयू में ओवरवेट पोजीशन रखी है। डाइवर्सिफिकेशन से वॉलेटिलिटी कम होती है। काफी लोग बोलते होंगे आपको बाय एंड फॉरगेट। मुझे लगता है ये फिलॉसफी हर स्टॉक्स पर अप्लाई नहीं होती है। कंपनीज हर क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश करती हैं, अर्निंग कॉन कॉल में गाइडेंस भी देती हैं, प्लीज उन्हें फॉलो करें। मार्केट डायनामिक है। नोकिया कहां गया, कोडेक क्या हुआ, कोडेक का, यूनिटेक का क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके क्वार्टरली नंबर्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, इंडस्ट्री ट्रेंड रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। मेरी तरफ से एक फाइनल एडवाइस, फ्यूचर ऑफ इंडिया लुक्स ब्राइट। इंडियन इकोनॉमी जेन्युइनली फास्ट ट्रैक पर है। सो कीप इन्वेस्टिंग, कीप रिव्यूइंग, स्टे इन्फॉर्म्ड।